आप वकालत की तरफ आए सहाफ़त से। सहाफ़त में भी आप बहुत बोलते थे, बहुत ज़्यादा हमें याद है हर जगह पे आप। लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ जाके आप क्या करेंगे, आपने क्या गुल खिलाएँगे, आपने 3 जजेस को घर भिजवाया। ये कैसे हुआ है? आपकी खुद में खैर प्रैक्टिस कितनी होगी, 6-7 साल? 7 साल की 7 प्रैक्टिस है। साल मैं की। 2008 18 का तो ये लाइसेंस है। क्या है, कोई आपको आप खुद निशाने पे लोगों को रखते हैं, कैसे पहुँचते हैं, कैसे पता चलता है या कोई दे देता है आपको? करते क्या हैं आप? बस आम लोगों की 2 आँखें होती हैं और 6 हिस्से होती हैं। हुँ, सहाफ़ी की, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की और वकील की, मज़दूर वकील की, आमल वकील की, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स होते हैं, उनकी 4 आँखें होती हैं और उनकी 12 हिस्से होती हैं। मुझे याद है कि मैंने नेशन में ज़ाहिर नकवी साहब के बारे में एक स्टोरी की। उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट, मैं नेशन अखबार में तो कोर्ट रिपोर्टिंग करता था, तो वो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी और उसको जो मैंने इंटरप्रेट करके रिपोर्ट किया तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से छप गई। तो मुझे बड़ी डांट पड़ी। अगले दिन मेरी तलबी होगी। चीफ जस्टिस साहब, मुझे ख्याल पड़ता है कि उस वक़्त उमरता बनियाल साहब थे। तो उन्होंने बुला के बड़ा डांटा और उन्होंने कहा ज़ाहिर नकवी साहब, और आपको ये नहीं करेंगे, तौहीन अदालत हो जाएगी। तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी फाइल हुई उस वक्त मेरा। लेकिन वो चूँकि जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की और प्रिंसिपली वो दुरुस्त थी। नज़ीर केस बड़ा मशहूर केस था। उसमें उन्होंने ज़ाहिर नकवी साहब के कंडक्ट को लिखा था कलरेबल कंडक्ट। उन्होंने एक कलरेबल तरीके से बेल ले ली। तो मैं गुजारिश करने का मकसद ये कि वो आँखें और कान तो हमारे उस वक्त भी खुले थे और उस वक्त भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीने से लगा के रखी हुई थी। बस वकालत में आए हैं तो उनको ज़रा ज़्यादा मौसर तरीके से एग्जीक्यूट किया। पहला मेरे ख्याल में मुज़ाहिर अली नकवी मुज़ाहिर साहब नकवी वाला साहब का जो था, पहली कंप्लेंट जो है वो मैंने फ़ाइल की थी। और क्या उसकी बुनियाद क्या थी? उसकी बुनियाद मल्टीपल ग्राउंड्स थी और उसके साथ मल्टीपल सपोर्टिंग एविडेंस था। कुछ वो था जो सहाफ़त के दौर से सीने से, आपको पता ना, रिपोर्टर जो है कोई अच्छे डॉक्यूमेंट हो, आर्काइव उसका बना के, अपना इंडिपेंडेंट आर्काइव बना के रखते हैं। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ रिसेंटली बस बार में अचानक बातें होना शुरू हो गई कि किसी जज ने कंटोनमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीद ली है। अच्छा, वो थोड़ा सा हमें पता पुता किया तो वो सही निकले, ज़ाहिर नकवी साहब निकले। हमने उसकी मुसद्दका नकलें अप्लाई की, मुतल्लिका रजिस्ट्री मॉडल से उसकी मुसद्दका नकलें निकलवाई। उसके बाद फिर उसकी बैकग्राउंड के अंदर जो सिविल लिटिगेशन थी वो सारी निकलवाई। उसको जब मुताला किया तो वो सीधा सीधा मिसकंडक्ट था। हमने सादी सी दरख्वास्त लिखी है, उसमें थोड़ा सा आप कह लें जर्नल ग्राउंड्स ली हैं, जर्नल बातें की हैं और साथ बाकी एविडेंस जो पुराने पड़े हुए थे वो भी साथ लगा के। अच्छा, मिसकंडक्ट कैसे? वो जो प्रॉपर्टी थी वो कितने की थी? अब मेरा ख्याल है वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी। वो मिसकंडक्ट इस तरीके से था कि आपने मौजूद जज साहब ने अब तो खैर उन्हें जज नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले की रोशनी में कहा जा सकता, उन्होंने वो प्रॉपर्टी जिस पैसे से ख़रीदी वो पैसा उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखता था। ठीक है। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके अंदर जो उन्होंने और उनकी अहलिया ने जो पैसे खरीदे, जगह खरीदी जी, जहाँ जो वहाँ पे प्लॉट्स खरीदे, वो भी उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते थे। यानी वो कितने के होंगे? कोई क्या रफली अंदाजा क्या है? फैक्ट्स पुराने हो गए, मेरे ख्याल कोई 4 करोड़ रुपए के, तो वो भी। और ये वाली इधर कंटोनमेंट वाली तो तकरीबन कोई अरब सवा अरब रुपए की प्रॉपर्टी थी। जजों की तनख्वाह भी तो काफ़ी होती है। नहीं, इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं होती। अब जज साहबान की तनख्वाह जो है वो उनको जो कैश टैक्सेस वगैरह सारे काट के मिलती है वो सारी मेरे ख्याल 30 लाख रुपए मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 30 लाख होगी तकरीबन मेरा ख्याल। और हाई कोर्ट में लाहौर में 2 लाख रुपए इनसे कम कर लें, बस इतनी को होगी। और साथ में बाकी प्रिविलेजेस जो हैं, घर है, गाड़ी है, सिक्योरिटी, स्टाफ, ये वो सारे वो मुख्तलिफ होंगे। तो उनसे वो बुनियाद यही थी कि भाई आमदन से वही जो नैब करता है, आमदन से ज़ायद असासे। ठीक है। और वो फिर बात जब ट्रायल उसका चला तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें साबित हुई। मतलब जो लोग बेसिकली तो वो प्रॉक्सी, आप जैसे कह लें बेनामी का जैसे कॉन्सेप्ट होता है, तो जज के नाम के ऊपर पैसे ट्रांसफ़र हुए लेकिन उसकी पेमेंट किसी और ने की। उन्होंने फिर जिन्होंने वो पेमेंट्स की थी वो लोग आकर अदालत में उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हाँ जी ये पैसे हमने दिए, ये डायरेक्टली ज़ाहिर नकवी साहब ने उनके अकाउंट से ये पैसे नहीं गए। फिर वो जो प्रॉपर्टी ख़रीदी गई उसके अंदर कानूनी नुक्स था, वो ख़रीद ही नहीं सकते थे। जैसे वो 4 बच्चों के नाम पे होनी थी प्रॉपर्टी, 2 माइनर थे, 2 अडल्ट थे, बालग थे,
2 के नाम के ऊपर करा के प्रॉपर्टी ले गए। ये सारे उसके अंदर। वैसे थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊं तो नकवी साहब के बारे में तो एक आम तासुर था कि इस्टेब्लिशमेंट प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। जी जी। बाद में ये हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट ने इनको उड़वा दिया। नहीं ये अच्छा तो है, नहीं ये तो तासुर यही है कि नहीं, पब्लिक परसेप्शन यही है? पब्लिक परसेप्शन यही है और ये पब्लिक परसेप्शन गलत है। पहले वाले भी बताएं और अब वाली भी। वो पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के के लिए काम करते थे और उसके बाद मेरे रेफरेंस के अंदर भी मुझे मैं किताब लिख रहा हूँ, उसके मैं बड़ा पूरी कोशिश करूँगा कि ईमानदारी के साथ सच लिखूँ। मेरे केस के अंदर मज़ार नकवी साहब के केस में कौन सा हरबा है जो माजी में हुकूमतों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया हो केस को ख़राब करने के लिए, बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हुआ ये कि मैंने कंप्लेंट फाइल की तो मेरी कंप्लेंट को कॉपी पेस्ट करके पूरे पाकिस्तान से बार कौंसलों ने कंप्लेंट फाइल करनी शुरू कर दी। ठीक, ये हरबा आपको, आपकी कंप्लेंट को कमज़ोर करने के लिए था? मैं बताता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान बार कौंसल, पंजाब बार कौंसल, फ़लाँ बार कौंसल, फ़लाँ बार कौंसल, फ़लाँ वकील वो होने शुरू। जब केस शुरू हुआ और जब प्रोसीडिंग शुरू हुई उसमें कोई वकील सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बोला भी नहीं, बात भी नहीं की। दानिस्ता तौर के ऊपर केस को, काउंसिल की प्रोसीडिंग को ख़राब करने की कोशिश की। तो देन आई इंटरवीन्ड और मैंने काउंसिल से रिक्वेस्ट करके उस दिन जब ये सेकंड शोकाज नोटिस के ऊपर हेयरिंग होनी थी, खुद अपने केस को प्रोसीड किया। कम से कम 42 मिनट वहाँ के ऊपर आर्गूमेंट किए और कोर्ट को कन्विंस किया कि ये मिसकंडक्ट बनता है, ये इसके एविडेंस है। बाकी कोई नहीं बोले। वो इस वजह से नहीं बोले कि ये केस किसी न किसी वजह से लटके, किसी न किसी वजह से ख़राब हो। और फिर आप उसकी सारी हेयरिंग्स उठा के देखें, आखिरी दिन तक सारे आहिस्ता करते करते गायब होते गए। और जब वो गायब होते जाए ना, किसी मुकदमे से कोई पटिशनर के वकील या कोई वकला गायब होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि ये काम पड़ गया मैनेज। और आखिरी दिन तक आप देखें कि ना पाकिस्तान बार कौंसिल वहाँ पर मौजूद होती थी, ना पंजाब बार कौंसिल मौजूद होती थी, ना कोई और मौजूद होती थी। सिर्फ एक अकेला मियाँ दाऊद था जो आखिरी दिन तक अपना मुकदमा जो है वो करता रहा। सो ये सारे हरबे होते हैं। आपको बराह रास्त कोई लालच, कोई धमकी? और नहीं, धमकियाँ तो दाएं बाएं से काफ़ी मिली। लालच भी एक उन्होंने बहुत अच्छा दिया था। पता नहीं वो उनकी तरफ से बंदे थे या कितना बड़ा उनके स्पॉन्सर थे। कितना बड़ा लालच होगा? उस वक्त के लिहाज से वो बहुत बड़ा था। करोड़ों में? हाँ, करोड़ों में था। हमारे बड़े करीबी दोस्त, उन्होंने पहले तो वो ही आइडेंटिफाइड के किस बंदे की बात मियाँ दाऊद मानता है। अच्छा। उन्होंने काफ़ी सरसूच की और उन लोग करीबी दोस्तों के पास गए भी, लेकिन उन्होंने माजरत कर दी कि हम मियाँ दाऊद को इस काम की सिफारिश नहीं कर सकते। देन उन्होंने मेरे एक दोस्त के दोस्त को अप्रोच किया, मतलब ऑन रिकॉर्ड ये कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मज़ार नकवी साहब ने ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन एक कोशिश हुई ना, कहीं से भी हुई। लेकिन जैसे वो प्रॉक्सी उसके स्पॉन्सर्स थे, आई थिंक वो भी कोई उनका स्पॉन्सर था जो उनको खुशामद करना चाहता था। वो उन्होंने मेरे उस दोस्त के दोस्त ने मेरे दोस्त साहब को पकड़ा और वो आए और आके उन्होंने कहा कि जी आप किधर हैं? मैंने कहा जी मैं दफ्तर बैठा हूँ। अच्छा हम आ रहे हैं। वो मेरे दोस्त साहब आए और आके उसने ना मेरे से बड़े और सुनाए काम शाम कैसा चल रहा है, ये वो फलाने। अब मेरे हल्का बाप के लोग मुझे जानते हैं कि मैं कितना बेतकल्लुफ़ और खुला डुला सा बंदा। मैं अपने दोस्त को क्या, मैं क्या मामा ऐ तू किस तरह की तकल्लुफ़ वाली गुफ्तगू करना पे, खुल के गल कर रहे तो तेरी गुफ्तगू ही नहीं है, किस काम लिए आया? देन ही रियलाइज्ड कि नहीं मैं इसको चक्कर नहीं दे सकता। तो मुझे उन्होंने कहा कि यार थल्ले 2 डाले खलोते ने, उन्होंने विच ना 14 करोड़ रुपया पिया। उन्होंने दी सिर्फ ना एक रिक्वेस्ट हैगी कि तू केस नू परसू करना छड़ दे, जिस तरह बाकी सारे छोड़ गए, बाकी छड़ गए ने। हाँ। ते असी बाकी के नकवी साहब नू असी आपे बचा लांगे। तो मैं उन्होंने गुजारिश की थी, मैं कहा यार आफर तो बड़ी अच्छी। फिर मैंने सोचना शुरू कर दिता, मैं कहा यार तेनू पता है, फर्ज कर लिया मैं लै भी लिते पैसे, मेरे को तो एडा वड्डा घर ही नहीं हैगा, मैं संभाल लांगा कित्थे। ते सारी जिंदगी मैं क्या, मेरे 2 पुत्र ने, अब अल्लाह पाक ने एक और भी बेटा दे दिया, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पुत्रों को ना कोई बंदा किसी इस तरह का नाम लैके मैं मतलब ठोक के जीना चाहना। मैं चाहे केस हार जावा, लेकिन मैं इस तरह की गल नहीं कर सकता। वो कहते हैं आपको इससे एडिशनल ऑफर ये है कि आपको पूरी फैमिली को ऑस्ट्रेलिया के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, कारोबार भी वहाँ पे करवा के देते हैं। आप मैं पीछे से हटते हैं। ये तो तकरीबन 30-40 करोड़ का, इससे ज़्यादा का पैकेज बन गया, तकरीबन इतने का पैकेज बनता, बट आई रिफ्यूज। सो मैं गुजारिश करने का मकसद ये, घर जाके बताया नहीं,
नहीं नहीं, ये किसी में नहीं, ये आज पहली दफा आपके सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ या शायद किसी एक और एक दो करीबी लोगों को पता हो। वो देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट जो है वो, और जो एस्टैब्लिशमेंट का असासे होते हैं उनको बचाने के लिए ऐसे काम किया जाता है, और ये नहीं तासुर दिया जा सकता कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मज़ार नकवी साहब के ख़िलाफ़ होगी। एस्टैब्लिशमेंट का क्या बिगाड़ा था? फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम इसका जवाब तलाश करें। नकवी साहब जब थे, हम खुद भी रिपोर्टिंग करते हुए थे यहीं पे, ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाके नकवी साहब ने एस्टैब्लिशमेंट का उनका खराब क्या बिगाड़ा था जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट की मुखालिफत? उनके वाले से तो साफ आता था कि भाई कोई मसला नहीं, कुछ भी नहीं किया। वो पहले भी कंफर्टेबल थे, वो आज भी कंफर्टेबल है, वो आज टर्मिनेट होने के बाद भी वही काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ कंफर्टेबल है। अब किस काम के भाई? बहुत सारी लीगल एडवाइस, मशवरे वगैरह बंदा लेता देता रहता, करता रहता। अच्छा, तो फिर क्या हुआ एजाजुल हसन साहब के साथ? क्या हुआ? एजाजुल हसन साहब जो है ना वो डरते भाग गए। हुआ ये कि जिस दिन की मैं आपको हेयरिंग बता रहा हूँ कि शोकाज नोटिस वाली हेयरिंग थी, सो उससे अगली प्रोसीडिंग में हमने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की कि एजाजुल हसन साहब जो हैं इनके ऊपर हमें एतमाद नहीं है, और इसलिए इनको इस काउंसिल की प्रोसीडिंग से अलग किया जाए, क्योंकि उस वक्त वो भी काउंसिल में शामिल थे। तो काजी फाजिसा साहब ने इसके ऊपर स्टैंड लिया कि आप ये गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको पता है कानून ये है कि जज ने खुद रिक्यूज़ करना होता है अनटिल अनलेस किसी किस्म का कोई मटीरियल एविडेंस किसी जज के तासुब का या बायसनेस का मौजूद ना हो। काजी साहब चीफ जस्टिस हैं, और एजाजुल हसन साहब का क्या नंबर होगा? एजाजुल हसन साहब जो है वो दूसरे नंबर पे थे शायद, और उसके बाद सरदार तारक मसूद साहब थे, या सरदार तारक मसूद साहब दूसरे नंबर पे, अमीर भट्टी साहब थे एक, और एक दूसरे कोर्ट के, ये 5 जज साहबान पर मुश्तमिल काउंसिल थी। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि सर ये जो आमदन से ज़ायद असासों वाला इशू है, इसके अंदर जो है वो सेम ही इज़ को अक्यूज्ड एजाजुल हसन बाय वे ऑफ, हम इनका ये रेफरेंस इनका तैयार पड़ा हुआ है। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू 1 का फ़ैसला दिया साकिब निसार साहब के साथ मिलके और बाकियों के साथ मिलके, ये सारा इनके साथ कनेक्ट करता है, और ये सारे एक दूसरे को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से 3 पेशियों से एजाजुल हसन साहब के जितने क्वेश्चंस हैं वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि वो मज़ार नकवी साहब को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ये बात जब आपने की तो कौन कौन था? उस सारे बैठे हुए थे उस वक्त, वो भी सुन रहे थे? जी मौके पे बैठे थे। तो एजाजुल हसन साहब के साथ भी काफ़ी तलख कलामी हुई, जो एक नॉर्मली इन कैमरा प्रोसीडिंग में होती है। तो उन्होंने खैर हमारी एप्लीकेशन जो है उसको एंटरटेन नहीं किया। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल की। तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने मज़ार नकवी साहब के रिज़ाइन के बाद ये फ़ैसला दे दिया कि अगर कोई जज रिज़ाइन कर दे तो उसके बाद भी कौंसल का इख्तियार है, सुप्रीम जुडिशल कौंसल का, कि वो इस रेफरेंस को अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है, इस्तीफ़ा टर्न डाउन कर सकती है, ये उसका इख्तियार है। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि उसके बाद फिर एजाजुल हसन साहब ने फ़ौरन ही रिज़ाइन दे दिया कि अगर वो रेफरेंस जो तैयार पड़ा हुआ था वो आ जाता तो एजाजुल हसन साहब भी जो थे वो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, आने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान, अगर वो इस्तीफ़ा ना देते, लेकिन एक दूसरी राय भी दूसरी तरफ भी है। अभी चूँकि उसे वो क्लैरिटी से जब तक कोई खुद नहीं खोलेगा, एक राय वहाँ पर ये है कि मुझे एक दोस्त ने बताया जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, उन्होंने कहा जी एजाजुल हसन साहब के साथ बहुत बड़ी कोई ज़्यादती की गई, किसी को उठा लिया गया उनके घर से और उनको मजबूर किया गया इस तरह का इस्तीफ़ा देने से। आपको लगता है इस तरह की कोई चीज़ भी हो सकती है? नहीं, अगर तो इसका रावी पीटीआई वाले हैं ना, फिर तो वो 1000% झूठ है और बकवास। अरे वो बात ऐसी सेंसिटिव है ना कि बंदा फिर उस पर, अच्छा, ज़रूरत कोई नहीं है। अच्छा, ज़रूरत कोई नहीं। और मेरे ख्याल में क्या इतना कमज़ोर तो नहीं होता सुप्रीम कोर्ट का जज? जरूरत नहीं, तब तक आईनी अदालत मौजूद नहीं थी। आईनी अदालत हो भी, आज भी आम पब्लिक परसेप्शन ये है ना कि इन्होंने जजेस की लगामें डाल दी, जजेस को कमज़ोर कर दिया। आज भी किसी की ज़रूरत नहीं है किसी हाई कोर्ट के जज के बारे में इस तरह का, उसकी किसी फैमिली को कोई इस तरह का कर सकते हैं। हाँ, ये दाएँ बाएँ घूमते रहते हैं, एजेंसियों के लोग, हुकूमतों के लोग, मुख्तलिफ धड़ों के लोग, माफियाज़ के लोग दाएं बाएं से जाके चीज़ें इन्वेस्टिगेट करके पूछ पड़ताल करके हल्का फुल्का दबाव डालने की कोशिश करते, अदरवाइज किसी की जरूरत नहीं है।